जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स 2020 के बारे में। पहले पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उनके क्या आंसर हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आंसर यूपीएससी ने जैसा बताया है वैसा ही आपको बताया जाएगा। यह क्लासेस उनके लिए फायदेमंद रहेंगी जो यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स के पेपर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, रिवीजन करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। तीसरा है कि आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। चौथा है कि आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को एमपीलैड्स भी कहते हैं। 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि एमपीलैड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। दूसरा है, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश SC/ST जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। तीसरा है कि एमपीलैड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेणित नहीं किया जा सकता। चौथा है कि कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांविधानिक उपचार का अधिकार, समता का अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेखन निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शंस हैं, चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण। दूसरा ऑप्शन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110(1) के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? उद्देशिका, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य। कूट दिए हुए हैं, बताइए कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं?
1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक ओर अंतरराष्ट्रीय समझौता और संगठन का नाम दिया है, दूसरी ओर विषय दिए हुए हैं। यहाँ बताना है कि युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है। मतलब इसके सामने जो भी नाम दिया हुआ है, जो भी चीजें बताई गई हैं, विषय बताए गए हैं, बताना है कि क्या ये सही है गलत। पहला दिया हुआ है कि अल्मा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है। दूसरा है हेग समझौता, ये जैविक एवं रासायनिक शस्त्र से संबंधित है। तीसरा तलानोवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। चौथा अंडर 2 गठबंधन बाल अधिकार से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तीसरा, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। चौथा है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका, 7वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति की समाप्ति, आर्थिक नियतिवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? पहला, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, राजनीति के स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? सही उत्तर चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। दूसरा है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। दूसरा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति
तो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आवाहन कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तीसरा है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासीदार राज्य का नामित राजस्वदाता। कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। दूसरा है कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा है, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? पहला, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। दूसरा, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। तीसरा, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थीं। चौथा है, ब्रिटिश उत्पादन की आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहली घटना, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। दूसरी घटना, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तीसरा है, परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। चौथा है, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोत में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? पहला, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। दूसरा, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही। तीसरा, विनिमय पत्र। चौथा, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। दूसरा है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। तीसरा है, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 को डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? पहला है, गोपाल बाबा वलंगकर द्वारा। दूसरा है, ज्योतिबा फुले द्वारा। तीसरा है, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। चौथा है, भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? पहला, भूमाप। दूसरा है, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के। तीसरा है, नगर की भूमि का वर्गीकरण। चौथा है, धार्मिक अनुष्ठान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से
अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। यह बात अशोक ने कही, समुद्रगुप्त ने कही, हर्षवर्धन ने कही, कृष्णदेव राय ने कही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, दूसरा है वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, तीसरा है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, चौथा है आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रमखाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। कौन सा सही उत्तर है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? पहला, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, दूसरा है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, तीसरा है नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, चौथा है उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? पहला 1857 के विद्रोह का, दूसरा 1921 के मोपिला विद्रोह का, 1859 से 60 के नील विद्रोह का, 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, दूसरा अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रित स्थानांतरण प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? इन विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग, शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवांशिक रूपांतरण, स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास, संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निदान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? पहला, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, दूसरा सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, दृश्य प्रकाश संचार, जिसे विजिबल लाइट कम्युनिकेशन कहते हैं, तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, VLC 375 से 780 nm वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है। दूसरा, VLC को दीर्घपरासी प्रकाशीय बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। तीसरा, VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। चौथा, VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। सही उत्तर बताना है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता।
दूसरा है ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। तीसरा है कि ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। कौन सा उत्तर सही है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। तीसरा है, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। चौथा, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला, खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। दूसरा, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। तीसरा, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई व्हेल के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? वायेजर 2, न्यू होराइजन्स, लीसा पाथफाइंडर, इवॉल्व लीसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। दूसरा है, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। तीसरा है, मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? पहला, ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानिका शोथ और सेपिसस के विरुद्ध प्रभावी है। दूसरा, उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। तीसरा, इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है और न ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाएं करती हैं। कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? पहला, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। दूसरा, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। तीसरा, परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहत रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। सही उत्तर चुनना था तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक या फिर कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? पहला, स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ। दूसरा, तंबाकू का धुआं। तीसरा, लकड़ी का जलना। चौथा, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग। पांचवा, पॉलीयूरीथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। कौन सा सही उत्तर है ये बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है? यह अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। बताइए कौन सा उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से
1 लाख रुपए की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की कमी आएगी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए की वृद्धि होगी, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए से अधिक की वृद्धि होगी, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? पहला, यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। दूसरा, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। यह ऐसा निवेश है जिससे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 को हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? कच्चे तेल की, बहुमूल्य धातु की, दुर्लभ मृदा तत्वों की, यूरेनियम की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? यह है परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, राजकोषीय बिल। बताना है, सही उत्तर को चुनना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं? पहला, कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का, कुछ आयतित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का, कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा, कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? पहला, विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। दूसरा, ये वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। तीसरा, ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? पहला, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। दूसरा, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। तीसरा, बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना। बताना है, सही उत्तर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 58 है, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता 2004 से 2005 की कीमतों पर प्रति श्रमिक के रुपए के हिसाब से देखें तो वृद्धि हुई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई है। दूसरा, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। चौथा, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के लिए संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। कौन सा उत्तर सही है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? 4 चीजें बताई गई हैं। पहला है, यदि कोई मेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। दूसरा, यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत।
है यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। चौथा, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? पहला, सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। दूसरा, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण करना। तीसरा, सामाजिक पूंजी विकास। चौथा, कृषकों को निशुल्क बिजली की आपूर्ति। पांचवा, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी। और छठवां, सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। सही उत्तर चुनना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में फर्म के ब्याज व्यापित अनुपात पद का क्या महत्व है? पहला, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। दूसरा, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। तीसरा, उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्यापित अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। सही उत्तर चुनकर बताना था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहायकियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। तीसरा है, पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। कौन से कथन सही है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? पहला ऑप्शन है कि अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। दूसरा है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूजीलैंड। तीसरा है ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम। चौथा है इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? पहला, फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। दूसरा, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए। तीसरा, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए। चौथा, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए। पांचवा, परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए। सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब CPI में भार उनके लोक मूल्य सूचकांक WPI में दिए गए भार से अधिक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसे कि CPI करता है। तीसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। कौन सा सही है ये बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नंबर 68 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक और नदी दिया गया है और नदी कहां पर जाकर मिलती है ये बात कही गई है। पहला में कहा गया है कि मेकोंग अंडमान सागर में मिलती है, थेम्स आयरिश सागर में मिलती है, वोल्गा कैस्पियन सागर में और जाम्बेजी हिंद महासागर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नंबर 69 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का MSP पर खरीद भारत की किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। दूसरा है कि अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते हैं। कौन सा सही है ये बताना है,
तो इसमें ना तो एक सही है ना तो दो सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि कॉमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। दूसरा है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। तीसरा है कि कॉल मनी अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। चौथा है कि शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है। कौन सा सही है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी। श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। सही सुमेलित करना है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। दूसरा, हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। तीसरा, सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। चौथा, भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। कौन सा सही है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेडिस्टार्ट क्या है? पक्षी है, प्राइमेट है, सरीसृप है या उभयचर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय अनूपमृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ताल छप्पर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 है, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। सही उत्तर चुनकर बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 है, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, जियोटेक्सटाइल्स, उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, पोर्टलैंड सीमेंट। सही उत्तर का चयन करके बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। दूसरा, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तीसरा है, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें तीनों ही कथन सही हैं। नंबर 80 है, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? पहला, बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा, बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में जब प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तीसरा है, जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धि कर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। कौन सा उत्तर सही है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 81 है, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है?
उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। यह एक आनुवांशिकतः रूपांतरित फसली पौधा है। ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिए हानिकारक होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 है, कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है? पहला, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। दूसरा, चावल की नई पौध की नर्सरी बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण करना संभव है। तीसरा, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। सही उत्तर बताना है, तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? पहला, कसावा। दूसरा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने। तीसरा, मूंगफली के बीज। चौथा, कुल्थी। पांचवा, सड़ा आलू। छठवा, चुकंदर। सही उत्तर चुन के बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? पहला, प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन। दूसरा, किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। तीसरा, किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। चौथा, पृथ्वी ग्रह पर किसी विशेष व्यक्ति द्वारा अंशदात कार्बन पद चिन्ह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। दूसरा है, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। तीसरा, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 है, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? कपास, जूट, गन्ना, चाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 है, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी मतलब कि समरसेबल पंपों के लिए नहीं। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला दिया हुआ है कि जब बड चिप सैंटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। दूसरा, जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। तीसरा, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस या किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? फसल विविध रूपण, सिंबाधिक्य, टेंसियोमीटर का प्रयोग, ऊर्ध्वाधर कृषि। सही उत्तर चुन के बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? पहला, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। दूसरा,
रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। तीसरा, पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। चौथा, रासायनिक पोषकों के निच्चालन में कमी संभव है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट, सिलीमेनाइट। भारत में उपयुक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 है, महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओएमटी को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। ओएमटी जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है और उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। दूसरा, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। तीसरा, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है। कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह 2 जिलों में विस्तृत है। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नंबर 96 है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध स्थल है, दूसरी तरफ वर्तमान राज्य है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हिल्सा मध्य प्रदेश में, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरनार गुजरात, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। सही सुमेलित है नहीं ये बताना है। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया है। दूसरा है, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। तीसरा है, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नंबर 99 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। तीसरा, चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है। सही उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्र में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? कार्बेट, रणथंभौर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, सुंदरबन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।